स्काईलैंड सागा की शुरुआत होती है लूफी की शिप से, जहां पे हमें दिखाया जाता है लूफी और उसका क्रू अल्बास्ता को छोड़कर आ रहे हैं, लेकिन अचानक से रास्ते में उनकी शिप के ऊपर लकड़ियों के टुकड़े आसमान से गिरने लगते हैं। सारे लोग बड़े ही हैरान होते हैं और सोचते हैं कि लकड़ियों के टुकड़े आसमान से कैसे गिर रहे हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आसमान से एक बहुत बड़ी शिप लूफी की शिप के पास गिरती है और उससे समुद्र में उथल पुथल मच जाती है। सारे लोग इस हादसे से काफी डर जाते हैं और इसके तुरंत बाद ही नामी का लॉकपोस्ट अचानक से आसमान की तरफ इशारा करने लगता है। नामी बोलती है कि शायद उसका लॉकपोस्ट खराब हो गया है। भला बादलों में कौन सा आइलैंड होगा, ये तो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। निको रॉबिन बताती है कि ग्रैंड लाइन के अंदर लॉकपोस्ट ही एक ऐसी चीज है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, और लॉकपोस्ट कभी भी झूठ नहीं बोलता। ज़रूर बादलों के ऊपर कोई आइलैंड होगा और उसी का मैग्नेटिक फील्ड इस लॉकपोस्ट ने पकड़ लिया है। बादलों के ऊपर एक आइलैंड है, ये बात को सुनकर लूफी, चॉपर और सॉप बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर उधर कोई आइलैंड है तो हमें उधर जाना होगा। आसमान से जो लकड़ियों के टुकड़े गिरे थे उनमें एक अजीब सा बक्सा भी है, जिसके अंदर एक आदमी का स्केलेटन यानी कि एक आदमी की हड्डियां हैं। जब निको रॉबिन उस हड्डियों पर रिसर्च करती है तो उसे पता लगता है कि ये हड्डियां तो 208 साल पुरानी है, और वो बताती है कि अभी अभी जो शिप आसमान से गिरी वो भी 208 साल पुरानी है, ऐसा उसकी किताब में लिखा है। नामी बताती है कि अगर ये शिप 208 साल पुरानी है तो ये आज के दिन ही आसमान से क्यों गिरी, और सबसे बड़ी बात, ये स्केलेटन किस आदमी का है। जरूर ये इस शिप पे रहने वाले इंसान का होगा। इन सब बातों के बीच में लूफी को एक मैप मिलता है जो कि आसमान से गिरा था उन लकड़ियों के टुकड़ों के बीच में। लूफी बोलता है कि इस मैप के ऊपर स्काइपिया लिखा है और ये जरूर उसी आइलैंड का मैप होगा जो कि बादलों में है। इसका मतलब बादल में एक आइलैंड है, ये वाली बात सच है। और सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर लॉकपोस्ट हमें उधर ले जा रहा है तो हमें जाना ही होगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। नामी बोलती है कि तुमने सही कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। वो बोलती है कि लेकिन स्काई आइलैंड पे जाने के लिए हमें थोड़ी जानकारी इकट्ठी करनी होगी कि उधर कैसे जाया जाए, और वो जानकारी हमें उस शिप से मिल सकती है जो कि अभी अभी आसमान से गिरी है, और वो शिप इस वक्त समुद्र की गहराइयों में होगी। हमें उस शिप से बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करनी होगी स्काई आइलैंड के बारे में। इसके बाद सब लोग उसॉप का बनाया हुआ एक सूट पहन लेते हैं जो कि पानी के अंदर ले जाने वाला है। सांजी, जोरो और लूफी पानी के अंदर जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको उस शिप के अंदर से जानकारी इकट्ठी करनी है स्काई आइलैंड के बारे में। तीनों लोग पानी के अंदर कूद जाते हैं। उसके तुरंत बाद ही एक बहुत अजीब सी शिप लूफी की शिप के पास आती है, और उस शिप का कैप्टन एक बंदर है जिसका नाम है माशिरा। माशिरा नामी से बोलता है कि ये इलाका हमारा है और इधर जो भी शिप गिरती है उसका सारा खजाना हम लूटा करते हैं, और माशिरा इधर भी यही करने आया है। और माशिरा अपनी शिप पर लगा हुआ एक बहुत बड़ा बंदर नीचे पानी के अंदर भेजता है, और वो बंदर उस शिप को उठाने लगता है जिसके अंदर ऑलरेडी लूफी, जोरो, सांजी हैं जो कि जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। माशिरा बोलता है कि जल्दी से उस शिप को ऊपर खींच लो, उसके अंदर जरूर बहुत सारा खजाना होगा। माशिरा उस शिप को पानी से बाहर निकालने में कामयाब होता है, लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ा कछुआ पता नहीं कहीं से आ जाता है और वो शिप के साथ लूफी, जोरो और सांजी को भी खा लेता है, क्योंकि वो तीनों उस शिप के अंदर थे और अब लूफी, जोरो, सांजी उस कछुए के मुंह के अंदर हैं। ये देखकर गोइंग मैरी पे नामी चिल्लाती है और बोलती है कि उसने जोरो, लूफी, सांजी को खा लिया। इन सब के बाद अचानक से वहाँ पे रात हो जाती है। सारे लोग बोलते हैं कि अचानक से ये रात कैसे हो गई, अभी तो दिन हो रहा था। तभी अचानक से वो कछुआ लूफी, जोरो, सांजी को अपने मुंह से निकाल के बाहर फेंकता है और वो तीनों शिप पर आके गिरते हैं। जोरो और सांजी बोलते हैं कि अच्छा हुआ उस कछुए ने हमको खाया नहीं, वरना हम तो मर जाते। वैसे हम बहुत सारी जानकारी उस शिप से ले आए हैं और हमें बहुत सारा सामान उस शिप के अंदर से मिला था। तभी अचानक से सब लोगों के साथ एक और अजीब सी घटना होती है।
सामने बहुत सारे अजीब से सी मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो कि अपने हाथों में अजीब से हथियार लेकर लूफी की शिप की तरफ आ रहे हैं। और ये देखकर सारे लोग काफी डर जाते हैं। लूफी बहुत डर जाता है और वो चिल्ला के बोलता है कि जल्दी से इधर से भागो, और उस अब गोइंग मैरी को उधर से बहुत दूर ले जाता है। और करीब आधे घंटे बाद गोइंग मैरी बहुत दूर आ चुकी है, जहां पर मौसम बिल्कुल शांत है और वहां पर दिन भी हो रहा है। लूफी, ज़ोरो, सांजी वो सारी जानकारी दिखाते हैं जो कि उनको शिप के अंदर से मिली थी। नामी बोलती है कि ये जानकारी किसी भी काम की नहीं है, ये तो बस कचरा है जो कि तुम शिप से उठा के लाए हो। नामी बोलती है कि स्काई आइलैंड कैसे जाना है हमको इसके बारे में नहीं पता, और तुम लोग जो जानकारी लाए हो उससे हम स्काई आइलैंड नहीं जा सकते। अब हम ग्रैंड लाइन के अंदर खो चुके हैं क्योंकि हमारा लॉग पोस्ट एक बार में एक ही जगह के बारे में बताता है, और हम वो बताई हुई जगह यानी कि स्काई आइलैंड पे नहीं जा सकते क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि वहाँ पे कैसे जाया जाए। नामी उदास होकर अपने कमरे में जाने लगती है क्योंकि वो लोग ग्रैंड लाइन में खो चुके हैं। तभी निको रॉबिन नामी को बोलती है कि हम नहीं खोए हैं। असल में माशिरा के शिप पे से निको रॉबिन ने एक इटरनल पोस्ट चुरा लिया था। वो इटरनल पोस्ट को देखकर नामी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है कि रॉबिन, तुमने तो हम सब लोगों की जान बचा ली। उसके बाद नामी लूफी के पास जाती है और लूफी को बताती है कि रॉबिन को एक इटरनल पोस्ट मिला है, और वो इटरनल पोस्ट जया नाम के आइलैंड का है। हम स्काई आइलैंड तो जा नहीं सकते, तो हम जया आइलैंड जा सकते हैं और वहाँ पर पता कर सकते हैं कि स्काई आइलैंड कैसे जाते हैं और वहाँ जाने का रास्ता क्या है। लूफी नामी की सारी बातें सुनता है और वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी से शिप को जया नाम के आइलैंड पे मोड़ लो, हमको जया जाकर स्काई आइलैंड के बारे में पता करना होगा। लूफी की शिप से हटकर हमें सीन दिखाया जाता है कैप्टन बगी की शिप का, और कैप्टन बगी की शिप पे जोरों शोरों से पार्टी चल रही है। लेकिन अचानक से पार्टी के बीच में एक मेहमान कैप्टन बगी की शिप पे आ जाता है, और वो मेहमान और कोई नहीं पोर्टेगेज डी एस है। कैप्टन बगी एस को देख के बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और मेरी शिप पे क्यों आए हो और मेरा खाना क्यों खा रहे हो। एस बोलता है कि माफ करना, मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हारी शिप देखी और मैं यहाँ पे आराम करने के लिए रुक गया। और ये बोलने के बाद एस वहीं पे सो जाता है। तभी कैप्टन बगी का एक आदमी बोलता है कि कैप्टन बगी, ये तो व्हाइट बियर्ड पायरेट का 2nd डिवीजन कमांडर पोर्टेगेज डी एस है। सारे लोग काफी डर जाते हैं। एक आदमी बोलता है कि यही सही मौका है, इसके सर पर बहुत सारा बाउंटी है, अगर हम इसे मार देंगे तो हमारा नाम भी होगा और वो बाउंटी हमें भी मिलेगा। कैप्टन बगी बहुत डर जाता है। वो बोलता है कि हम इसको नहीं मार सकते क्योंकि ये व्हाइट बियर्ड का आदमी है और तुम व्हाइट बियर्ड को नहीं जानते हो। इस वक्त अगर दुनिया में कोई खतरनाक इंसान है तो वो है अकेला व्हाइट बियर्ड। यहाँ तक कि जब पायरेट किंग गोल्ड रॉजर जिंदा था तो व्हाइट बियर्ड ने गोल्ड रॉजर से लड़ाई करी थी और उसे बराबर की टक्कर दी थी, और अगर हमने इस एस को यानी कि व्हाइट बियर्ड के आदमी को मारा तो व्हाइट बियर्ड हमको नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है लूफी की शिप का, जहाँ पे वो लोग जया आइलैंड में मॉकटाउन नाम की जगह पे पहुंच चुके हैं। अब मॉकटाउन में पहुंचने के बाद लूफी और उसके क्रू मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि आधे लोग शिप पे रुकेंगे और आधे लोग जाएंगे मॉकटाउन के अंदर स्काई आइलैंड के बारे में पता करने के लिए। तो जोरो और लूफी उतर जाते हैं शिप से मॉकटाउन में जाने के लिए और बोलते हैं कि हम जाते हैं और पता करके आते हैं। लेकिन तभी नामी भी शिप से उतर जाती है और लूफी और जोरो के साथ आती है। वो बोलती है कि अगर तुम दोनों अकेले जाओगे तो तुम जरूर कुछ गड़बड़ कर दोगे, और वैसे भी मॉकटाउन बहुत ही खतरनाक जगह है। नामी बोलती है कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे तुम दोनों किसी से भी लड़ाई करने लग जाते हो। तुम दोनों मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ पे किसी से भी लड़ाई नहीं करोगे। ये सुनने के बाद जोरो और लूफी नामी से वादा करते हैं कि वो यहाँ पे किसी से भी लड़ाई नहीं करेंगे। मॉकटाउन में थोड़ा आगे चलने के बाद लूफी को एक अजीब आदमी मिलता है जो कि घोड़े पे सवार है, और वो लूफी को खाने के लिए सेब देता है और लूफी भी बिना सोचे समझे उस सेब को खा लेता है। लेकिन अचानक से उस शहर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर इस धमाके की वजह पता लगती है कि एक अनजान आदमी ने एक आदमी को सेब दिया था, और जब उस आदमी ने वो सेब को खाया तो वो आदमी का शरीर अपने आप ही फट गया
और यहाँ पे लूफी भी एक अनजान आदमी का दिया हुआ सेब खा रहा है और इस धमाके को देख रहा है। वो सेब देने वाला अनजान आदमी बोलता है कि बच्चे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो सेब तुमने टोकरी में से चूज किया वो बस एक मामूली सेब था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए। ये सब होने के बाद नामी लूफी पे गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हें बिना सोचे समझे कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। इन सब के बाद जोरो, लूफी और नामी पहुंच जाते हैं चलते चलते एक बहुत ही आलीशान होटल के पास, ताकि वो स्काईलैंड के बारे में पता कर सके लोगों से। नामी बोलती है कि ये होटल तो बड़ा ही शानदार है, लगता है किसी का प्राइवेट होटल है। तभी पीछे से एक अजीब सा आदमी आता है जो कि नामी को बताता है कि तुमने सही कहा, ये होटल एक प्राइवेट होटल है और ये हमारे लीडर बेलेमी का है और तुम जैसे गरीब लोगों का इधर कोई भी काम नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इधर से जल्दी से चले जाओ। वो आदमी लूफी और बाकी सारे लोगों की बेइज्जती करता है और उन्हें गरीब पायरेट कह के बुलाता है। और अब ये सारी बातें सुनकर लूफी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नामी से बोलता है कि मुझे इसे पीटने का मन कर रहा है, लेकिन नामी बेफालतू में लड़ाई नहीं करना चाहती और वो लूफी और जोरो को उधर से लेके चली जाती है। इसके बाद वो तीनों थोड़ा आराम करने के लिए एक बार के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे नामी अभी भी टेंशन में है कि स्काई आइलैंड पे कैसे जाएंगे। और बगल में लूफी बैठा है जो कि बहुत सारे केक खा रहा है, लेकिन लूफी के बगल में एक और बहुत बड़ा सा आदमी है जो कि लूफी की टक्कर के हिसाब से बहुत सारे केक खा रहा है। लूफी देखता है कि वो आदमी उससे ज्यादा केक खा रहा है और उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो दुकानदार से बोलता है कि मेरे को 4 और केक चाहिए। फिर वो बड़ा सा आदमी बोलता है कि अगर ये 4 खाएगा तो मैं 5 खाऊंगा। और इसी के बीच में लूफी और उस बड़े आदमी के बीच में लड़ाई हो जाती है। लूफी बोलता है कि आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है। वो बड़ा सा आदमी लूफी से बोलता है कि देखने से तो तुम कोई पायरेट लगते हो। लूफी बोलता है कि तुमने सही कहा, मैं एक पायरेट ही हूँ। फिर वो बड़ा सा आदमी बोलता है तो तुम्हारी बाउंटी कितनी है। लूफी बताता है कि उसकी बाउंटी 30 मिलियन है। तो वो आदमी को यकीन नहीं होता और वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इतनी सारी बाउंटी तुम्हारी हो ही नहीं सकती। तभी दुकानदार बोलता है कि अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो अपना खाना पैक करवाओ और इधर से चले जाओ। ये बात को सुनकर वो बड़ा सा आदमी अपना खाना पैक करवाता है और उधर से चला जाता है। लेकिन ये क्या, हमें दिखाया जाता है जब वो बड़ा सा आदमी बाहर से जा रहा है तो एक और आदमी बाहर के अंदर घुस रहा है और ये आदमी और कोई नहीं बेलेमी है, यानी कि वही पायरेट जिसके होटल में अभी अभी जोरो, लूफी और नामी गए थे और वहां पर बेलेमी के आदमी ने लूफी की बेइज्जती करके और उसे गरीब बोल के वहां से भगा दिया था। और अब बेलेमी अपने क्रू के साथ आया है उसी बार के अंदर जहां पे लूफी है और वो बार के अंदर आके लूफी के बगल वाली सीट पे ही बैठ जाता है। थोड़ी देर शांत बैठने के बाद अचानक से बेलेमी लूफी का सर पकड़कर बार की टेबल से भिड़ा देता है और बार की टेबल को तोड़ देता है। और जैसे ही बेलेमी ये हरकत करता है वैसे ही जोरो बेलेमी के गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है और बेलेमी से बोलता है कि अगर हमारे कैप्टन को कुछ भी किया तो ये गर्दन अभी जमीन पे पड़ी हुई मिलेगी। बेलेमी बोलता है कि तुम्हारे जैसे छोटे पायरेट मेरे को गुस्सा दिला देते हैं। नामी बोलती है कि मेरी ही गलती है, मेरे को जल्दी से स्काई आइलैंड के बारे में पता कर लेना चाहिए था। वो बार के ओनर से बोलती है कि आपको पता है कि स्काई आइलैंड कहाँ पे है और वहाँ पे कैसे जाते हैं। लेकिन ये क्या, जैसे ही नामी स्काई आइलैंड का नाम लेती है वैसे ही बार में मौजूद सारे लोग नामी पे हंसने लग जाते हैं। सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो लोग उन पे क्यों हंस रहे हैं। बेलेमी हंसते हुए लूफी से बोलता है, क्या तुम लोगों को अभी भी लगता है कि स्काई आइलैंड जैसी कोई चीज सच में होगी। ये सुनने में ही कितना बचकाना लगता है कि भाप से बने हुए बादलों के ऊपर कोई सचमुच का आइलैंड होगा। बेलेमी लूफी से बहुत ही गहरी बात करता है और लूफी से बोलता है कि तुम आज की जनरेशन में जी रहे हो और आज की जनरेशन में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि स्काई आइलैंड में जाना चाहता है, क्योंकि वन पीस की तरह स्काई आइलैंड भी एक झूठ है जो कि असलियत में नहीं है। अगर वन पीस होता तो अब तक तो किसी ना किसी को मिल ही जाता, क्योंकि ये चीजें असलियत में नहीं होती और ये सब सपने हैं जो कि पुराने जमाने के लोग देखा करते थे और वो सपने अब खत्म हो चुके हैं। लूफी बेलेमी की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा।
फिर बेलेमी लूफी को बहुत जोर का घूंसा मार के जमीन पे गिरा देता है और बोलता है कि यहाँ पे सपने देखने वालों की जगह नहीं है। और फिर बार में मौजूद बेलेमी के सारे क्रू मेंबर्स लूफी का मजाक उड़ाते हैं और लूफी के ऊपर अपने खाने पीने का कचरा फेंकते हैं। बेलेमी बोलता है कि अभी भी वक्त है, यहाँ से चले जाओ। लूफी की इतनी बेइज्जती होने के बाद नामी लूफी से बोलती है कि मैंने तुमसे जो बोला था किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है, वो चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करो और इन लोगों की बैंड बजाओ। लेकिन लूफी बोलता है कि नहीं। वो जोरो से बोलता है कि हमको यहाँ पे किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है। जोरो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। बार के बाहर रोड पे कुछ लोग जा रहे हैं और वो बार को देख के बोलते हैं कि आज बार के अंदर से इतनी अजीब अजीब आवाज़ें क्यों आ रही हैं। हमें बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है तो पता लगता है कि अजीब सी आवाज़ें जोरो और लूफी के पिटने की है। पता लगता है कि बेलेमी और बेलेमी के साथियों ने जोरो और लूफी को बहुत बुरी तरह से पीट दिया है। लेकिन फिर भी जोरो और लूफी ने बेलेमी के साथियों से लड़ाई नहीं करी और बस पिटते रहे। बेलेमी शराब पीते हुए ये सब देख रहा है और बेलेमी शराब पीने के बाद अपने मुंह की सारी शराब लूफी और जोरो के ऊपर थूक देता है और फिर लूफी का सर कांच से भिड़ाता है और जोरो को भी अपनी लातों से मारता है। जोरो इसलिए लड़ाई नहीं करता क्योंकि उसके कैप्टन ने उसे लड़ाई करने से मना किया है। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता